नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के हमारे 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 14 है। प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, वहां से हर एक सेट देख सकते हो। और एग्ज़ाम से पहले आपके लिए मैराथन क्लासेस भी आ जाएंगे और आपको लगभग 800-900 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे या 1000 क्वेश्चन तक करा देंगे हम। 61वां क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो वायु प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? तो जलाऊ लकड़ी का जलन, तो वायु प्रदूषण इससे होता है। विद्युत संयंत्र होता है, इससे भी वायु प्रदूषण। मोटर वाहनों का निर्वातक होता है। पवन चक्की से नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा पवन चक्की जो है वो ऊर्जा बनाती है, जो हवा होती है इससे ये ऊर्जा बनाने का काम करती है। एक क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में भी पूछा गया था और ये आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा बनाई जाती है वो किस देश में बनाई जाती है? तो देखिए, पूरे विश्व की बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा बनाई जाती है पवन चक्की द्वारा। और अगर यूरोप की बात करें तो जर्मनी यूरोप में टॉप पर है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यूरोप का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विश्व का भी पूछ लिया जाता है और यूरोप का भी। देखिए, पवन चक्की वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। मोटर वाहनों का निर्वातक, जलाऊ लकड़ी का जलना एवं विद्युत संयंत्र वायु प्रदूषण का ये स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन देता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका एक बार देखते हैं हम। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल निकास द्वारा वायु में मुक्त होता है। यह एक विषाक्त गैस है। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है जहाँ भी ये जो वाहन बनाए जाते हैं, ये ऑटोमोबाइल्स कंपनियां ही बनाती हैं इन्हें। यानी इन वाहनों को बनाने वाली कंपनियों को ऑटोमोबाइल्स ही कहा जाता है। आपने देखा भी होगा क्या, 4 व्हीलर पे लिखा हुआ ऑटोमोबाइल्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63वां क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारा 63वां क्वेश्चन है। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस को ध्यान में रखा जाता है? तो किसे ध्यान में रखा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को। तो इसका नीचे एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4 को। एक्सप्लेनेशन इसका हम देख लेते हैं एक बार। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य की गणना में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आने वाले शहरों में कणों की सांद्रता में 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2026 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन इसका एक बार और देख लेते हैं हम। देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, फुल फॉर्म याद कर लेनी है आपको, NCAP की फुल फॉर्म के तहत आने वाले शहरों में कणों की सांद्रता में 40% की कमी का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2024 तक 20 से 30% की कमी के पहले के लक्ष्य को आदतन करता है। यानी 2024 तक टारगेट है कि 20 से 30% पे फोकस किया जाए, उसके बाद 40% की तरफ को बढ़ना है 2026 तक। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है ये एग्जाम में देखने को। NCAP की फुल फॉर्म आपको 2-3 देखने को मिल जाएंगी, जो मैंने पीछे प्रैक्टिस सेट में भी आपको फुल फॉर्म पढ़ाई है। फेम की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके की जो भी फुल फॉर्म है सभी को नोट डाउन करते चलें। मुश्किल से 15-20 फुल फॉर्म बैठेंगी, तो उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। क्या IIT कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो 36%। देखिए, IIT कानपुर ने एक रिपोर्ट तैयार करी है। आपको पता होगा IIT, जो भी IIT है भारत की, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो रिसर्च करती ही रहती हैं। तो IIT कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 36% है। और आप मान सकते हो, दिल्ली जैसे शहर में 36% धुआं या वायु प्रदूषण
कारों की वजह से हो रहा है, तभी तो आपको पता होगा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों पर भी फोकस किया जा रहा है और वर्तमान समय में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि बसें चलाने से क्या फ़ायदा रहने वाला, आवागमन में बहुत अच्छी सुविधा रहती है व्यक्तियों को, और वो जो सवारी ले जाने वाले वाहन जो होते हैं उनसे कारों की जो मात्रा है, जो रोडों पे चलने की संख्या है, वो कम हो जाएगी स्वतः ही। इसलिए सबसे पहले जो दिल्ली सरकार ने फोकस किया है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2018 के मुताबिक कब तक उत्तर प्रदेश में 1000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है दोस्तों? 2030 तक। यानी 2030 तक अपने उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछेगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था दिल्ली के बारे में कि वहाँ इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और बहुत ही अच्छे से बसें बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो, बहुत ही बेहतरीन बसें हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक लक्ष्य रखा गया है कि हमें 1000 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में चलानी है। और बसें 1000 ही नहीं चलानी, 1000 से ज़्यादा चलानी है। पर अभी ये निर्णय किया गया है या ये इस चीज़ पर बात चली है कि 1000 बसों का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है। तो 2030 तक उत्तर प्रदेश में 1000 बसें ऐसी हो जाएंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाएंगी, यानी जिन्हें हम ईवी कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक की मदद से चलने वाली हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2018 के मुताबिक वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश में 1000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है क्या, लक्ष्य कब तक रखा गया 2030 तक? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2030 तक कितनी इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया? तो 1000 बसों का। तो चीज़ें दोनों याद रखनी है हमें। देखिए, एक एक क्वेश्चन में आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आप मान सकते हो 1500 2000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। कम से कम 2000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर आपने ये सारे प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया तो। और 2000 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को 100% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को 100% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है? 4 शहर। तो वो 4 शहरों को किया गया है। 4 शहर कौन कौन से हैं? देखिए, 4 शहरों में जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, सबसे पहले तो वहाँ पर फोकस किया गया उत्तर प्रदेश की तरफ से, क्या इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए, क्या इलेक्ट्रिक की तरफ इनका जो मुख है वो किया जाए। क्योंकि अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार दोपहिया तिपहिया पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट यही है। आने वाले समय में कारों पे ध्यान दिया जाएगा, बसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वो 4 शहर हमें याद रखने हैं जहाँ पर बात की गई है कि 100% इलेक्ट्रिक की तरफ ध्यान दिया जा रहा है या 100% इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। कानपुर, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ओ सॉरी, कानपुर नहीं, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में किया गया, कानपुर में किया गया, वाराणसी में किया गया है और गाजियाबाद में। ऑटो रिक्शा, स्कूल बस, वैन और कैब को 100% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया। तो ऑटो रिक्शा तिपहिया में आ जाता है और जो स्कूल बस पे फोकस किया गया है, यानी बसों पे भी फोकस किया जा रहा है, वैन कैब जो भी हैं इन पे फोकस किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कि 100% ये इलेक्ट्रिक हो जाए। आपको पता होगा कि गाजियाबाद में कितनी जो डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो गाजियाबाद में कितनी है, लखनऊ में कितनी पॉपुलेशन है, कानपुर वाराणसी ये ऐसे शहर हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा उन शहरों पर जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में सारे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक की तरफ फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68वां हमारा क्या है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा का वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? 1980 में ये लागू किया गया था। देखिए, 1980 का ये अधिनियम था जो लागू किया गया था। मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक फ़ोटो अपलोड किया था जिसमें वायु अधिनियम है जो प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम की वजह से ये जो अधिनियम आया था, वायु अधिनियम, जल अधिनियम प्रदूषण से और उसकी रोकथाम वाला जो अधिनियम था, और भी जो कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम थे प्रदूषण से संबंधित, तो वो अधिनियम का मैंने फ़ोटो एक खींच के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, ऐसी अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी और भी वैकेंसियों से संबंधित अपडेट मिलती रहती है। तो अगर आप चाहते हो क्या लगातार आपको अपडेट मिलती रहे, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की फ़ीस कब कटेगी या अदर एग्ज़ाम के फॉर्म कब आ रहे हैं या फिर कुछ भी रिलेटेड आप
अपने गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अगर जानना चाहते हो तो टेलीग्राम के माध्यम से जोड़ सकते हो। देखिए, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए देश में वर्ष 1981 में वायु या रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1980 को लागू किया गया था। तो अधिनियम 1980 में दोस्तों बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी वायु अधिनियम के तहत, यानी वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें हमने राइट आंसर 1980 लगाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी का कोई कमेंट हो कि 1980 और 81 इसका क्या सीन है। तो दोस्तों 1980 में अधिनियम आया था, और जो एक प्रकार से होता है कि लागू कब से हो गया था, तो 1981 से वो लागू हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कन्फ्यूजन में जाते हो तो आप क्लियर कर लेना इस चीज़ को। 1980 में जो अधिनियम आया था और 81 में लागू हुआ था। यहाँ पर तो इन्होंने 80-81 ऑप्शन दे भी रखे हैं, पर एग्जाम में आपको मिलेंगे नहीं 80-81 ऑप्शन। या तो 80 मिलेगा या 81 मिलेगा, कहीं भी देख लेना आप कि लगातार 2 ऑप्शन नहीं मिलते। क्योंकि वहाँ पर कंडीशन ये हो जाती है कि 80 को भी सही मान लिया जाता है और 81 को भी सही मान लिया जाता है। तो वायु रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन किया गया था। इसको देश में वायु गुणवत्ता में सुधार करने, वायु प्रदूषण को रोकने आदि कार्यों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, आपने पंचायती राज अधिनियम अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखी हुई चीज़ें आती हैं। आपने बहुत सी किताबों में देखा होगा, टीचर्स भी लिखवाते हैं, एग्जाम में भी देखा होगा कि 1992-93 होता है अधिनियम। यानी 1992 भी आपको देखने को मिल जाएगा, 93 भी देखने को मिल जाएगा। और वो एग्जाम में पूछेंगे ना आपसे तो 1993 रख के पूछेंगे, 92 रखेंगे भी नहीं वो। और 92 रखेंगे तो 93 नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जो अधिनियम होते हैं वो लागू होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है उन अधिनियमों को। तो उसके आसपास की कोई भी सन नहीं मिलेगी आपको रखी हुई। आप कन्फ्यूजन में मत रहना कि वहाँ 1980 या 81 में से अगर दोनों मिल गए तो हमें किस तरफ जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लागू पूछता है या फिर वो कब आया था अधिनियम ये पूछता। आया कब था? 1980 में। लागू हो चुका था 1980 में, बट प्रभावी 1981 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है। प्रदूषक यानी मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो इस तरीके के ये क्वेश्चन है दोस्तों। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हृदय वाहिका प्रणाली को प्रभावित करता है। हाइड्रोकार्बन कैंसर होने की संभावना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड संक्रामक रोग। लेकिन सीसा जो है ये इसका फुफ्फुसिया कार्य है, तो ये गलत है। जो तीसरा ऑप्शन है, तो सीसा यह यकृत तथा वृक्क को कमज़ोर करता है। यानी यह यकृत और वृक्क को कमज़ोर करता है। यकृत बोले तो लीवर होता है यकृत माने। बाकी चीज़ें आपकी सही हैं दोस्तों। बाकी अगर आप एक बार और देखते हो यहाँ पर, तो देखो सीसा का क्या काम होता है, वो यकृत तथा वृक्क को कमज़ोर करता है, यानी लीवर को कमज़ोर करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड या हृदय वाहिका प्रणाली को प्रभावित करता है। हाइड्रोकार्बन या कैंसर होने की संभावना रहती है इससे। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड संक्रामक रोग हो जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। भारत में वायु प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वायु प्रदूषण का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? परिवहन है। देखिए, भारत में वायु प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत परिवहन है। यानी परिवहन से सबसे ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण होता है अपने भारत में, और भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी। मोटर वाहनों से अनेक प्रकार के प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, और यह उनके द्वारा उपयोग किए गए ईंधन की गुणवत्ता तथा इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है। वाहन ईंधन उत्सर्जन से निकलने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे और बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी डाउट लगा करे ना किसी भी क्वेश्चन में, तो भाई आप कमेंट करके पूछ लिया करो, क्या इसमें आपने यह पढ़ाया है या फिर इसका आंसर क्या है। तो आप बेझिझक होकर पूछ लिया करो। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ जो सही होता है। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई और आपने उस चीज़ को बताया तो मैं उसे सही कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो पढ़ाया था आपको, एक सेट में गलती हो गई थी इंग्लिश में और हिंदी में मिलाकर। क्योंकि इंग्लिश में मैंने जो बोला था वो सही था, पर उसका जो ट्रांसलेट है वो हिंदी में मैं गलत कर गया था, तो मैंने उस चीज़ को कमेंट में बता दिया था।
जैसे ओडीआर सड़कें थी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड इस तरीके से जो था, तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का अन्य जिला सड़कें होती है, तो मैंने प्रमुख जिला सड़कें बोल दिया था हिंदी में। वैसे ओडीआर का अदर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी अन्य जिला सड़कें उसका जो है राइट आंसर होगा। तो अगर आपको कुछ भी लगता हो क्या गलत हमने पढ़ा दिया या फिर कोई क्वेश्चन पे डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, क्योंकि कोई क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ाया गया अभी तक। हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से रिव्यू करता हूँ, जो आपकी क्लास हो जाती है उसको मैं एक बार देखता हूँ क्लास को चालू कर कर कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ा दिया गया। दोस्तों हर एक क्वेश्चन की दोबारा जांच करता हूँ मैं, ताकि कोई क्वेश्चन आपके पास तक गलत ना पहुँच जाए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि गलत, तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति कब तक घोषित की गई है? तो ये कब तक घोषित की है? 2003 तक। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति 2003 में घोषित की गई। इसमें उत्सर्जन के यूरोपीय मानकों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसका मकसद वाहन निर्माताओं को पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है कि भारत में यूरो 1 मानक संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? वर्ष 2000 में। भारत में यूरो 1 मानक संपूर्ण देश में वर्ष 2000 में लागू किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। जो कुछ फैक्ट होते हैं उनको मैं डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ, और वो फैक्ट को आपको लिख लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन फैक्ट से बन जाता है तो लिखा हुआ होगा तो आप क्वेश्चन को बना जाओगे। क्वेश्चन नंबर 74, स्टेज और मानक दे रखे हैं, एक तरफ वर्ष दे रखे हैं। भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6। तो उपयुक्त में कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत स्टेज 2 2005, भारत स्टेज 3 2010, भारत स्टेज 4 2017 और भारत स्टेज 6 2020। यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका दोस्तों। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति के अनुसार भारत सरकार ने भारत स्टेज 2 को 2005 में, भारत स्टेज 3 को 2010 में और भारत स्टेज 4 को 1 अप्रैल 2017 से समूचे देश में लागू किया। सरकार ने अब तक भारत स्टेज 5 के बजाय सीधे भारत स्टेज 6 ही 1 अप्रैल 2020 से समूचे देश में लागू है। तो कुछ भी चीज़ लिखने वाली हुआ करे तो आप लिख लिया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि पहली बार जब पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आती हैं। अगर आपने कहीं पढ़ रखी होंगी चीज़ें तो आप जो है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 75, एथेनॉल मिश्रित E20 ईंधन में गैसोलीन और एथेनॉल के मिश्रण का अनुपात कितना होता है? तो 80:20। देखिए, एथेनॉल मिश्रित ईंधन में गैसोलीन और एथेनॉल मिश्रण का जो अनुपात होता है वो अनुपात 80-20 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, सीएनजी ईंधन के प्रयोग की मंजूरी भारत सरकार ने कब दी? तो 1989 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनजी से आपने देखा होगा कि गाड़ियां चलती हैं सीएनजी से, जिन्हें बोल देते हैं आम भाषा में गैस वाली गाड़ी, तो वो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां होती हैं। तो सीएनजी ईंधन के प्रयोग को मंजूरी भारत सरकार ने कब दी थी? 1989 में दी थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इस एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा और किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। जनरल अवेयरनेस जहाँ पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सीएनजी से संबंधित। देखिए, अभी सीएनजी से संबंधित एक बाइक भी लॉन्च की गई थी, जो बजाज ने जो है अपनी बाइक लॉन्च की थी, तो सीएनजी से चलने वाली वो बाइक थी। सीएनजी ईंधन के प्रयोग की मंजूरी भारत सरकार ने वर्ष 1989 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी जो परिवहन से जो वायु प्रदूषण होता है, अगर हम उसे कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वृक्षारोपण करोगे तो उससे तो फायदा ही रहेगा। ध्वनि प्रदूषण में भी फायदा रहता है, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, वायु प्रदूषण भी कम होता है। धुआं उगलने वाले वाहनों की वृद्धि को रोका जाना चाहिए। ये सही है, क्योंकि जो ज़्यादा धुआं उगल रहे हैं, देखो धुआं तो हर एक बाइक हो, कार हो या बसें हो, सभी जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली होती हैं सभी धुआं देती हैं। बट जो बिल्कुल निरा मोबिल फेंक रही हैं या जो कच्चा धुआं फेंकती हैं, उनको रोका जाए तेजी के साथ में। तीसरा है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों ये भी सही आंसर है, क्योंकि अगर हमने ये अधिनियम बनाया है, यह अधिनियम लागू हुआ है, तो इसे और अच्छे ढंग से लागू होना चाहिए। तो उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देखते हैं। परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए। धुआं उगाने वाले वाहनों की वृद्धि को रोका जाना चाहिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अधिक धुआं फेंकने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अविलंब निरस्त किए जाने चाहिए। यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर दिए जाएं, जो भी लाइसेंस वगैरह हैं। देखो यहाँ पर भी वो चीज़ आई है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। तो दोस्तों 1980 में वो आया था अधिनियम, 1981 से वो प्रभावी हो गया था। अभी ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि और अच्छे से प्रभावी होना चाहिए, हालांकि प्रभावी है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, वो अधिनियम अभी भी प्रभावी है, पर उस आधार पर हम अगर और अच्छे से उस पर काम किया जाए तो उससे क्या होने वाला है, क्या जो धुआं उगलने वाली गाड़ियां हैं जो कच्चा धुआं फेंकती हैं, उनके जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है, वो निरस्त कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ना चाहिए हमारे स्वास्थ्य पर। देखिए, शरीर का कमज़ोर होना, अंधापन, दमा, सर्दी, खांसी। तो दमे की प्रॉब्लम होगी, खांसी में थोड़ी दिक्कत होगी जब वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा, धुएं की जो मात्रा है वो जो है ज़्यादा हो जाएगी। अंधापन हो जाएगा क्योंकि आँखों में जो है चिरमिराहट फैलेगी उस धुएं से। शरीर का कमज़ोर होना, तो शरीर का कमज़ोर होना क्या है, प्रदूषण है। किसी भी चीज़ का प्रदूषण होगा तो शरीर तो कमज़ोर होगा, क्योंकि प्रदूषण से बीमारियां चलती हैं, बीमारियां इंसान को लगती हैं, और जब इंसान को लगेंगी तो शरीर कमज़ोर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये बेसिक नॉलेज से भी आप क्वेश्चन को कर जाओगे, ऐसे क्वेश्चन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको क्वेश्चन को करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 78। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में और क्या क्या इसमें दे रखा है दोस्तों। देखिए, एक्सप्लेनेशन में इसमें चीज़ें दे रखी हैं। वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, शरीर का कमज़ोर होना आदि हो सकता है। वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। तो जो सर्दियों में कोहरा होता है वो वायु प्रदूषण से छाया रहता है। हालांकि सब जगह कोहरा वायु प्रदूषण से नहीं छाया रहता, क्योंकि कोहरा सर्दियों में आता ही है। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है, जैसे दिल्ली जैसे शहर हो गए या लखनऊ जैसे शहर हैं, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर वाहनों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो धुंध होती है वो पूरा दिन नहीं हटती सर्दियों में। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आ जाती है तथा आंखों में जलन होती है। अगर आंखों में जलन हो रही है कोहरे में, तो आप मान लेना कि वो जो है पूरा कोहरा नहीं है, वो वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा रूप है वो। क्योंकि कोहरा गांवों में भी देखने को मिलता है, पर गांवों में आंखों में जलन नहीं होती। तो कोहरा सर्दियों में आता है, लेकिन शहरों में जो कोहरा होता है वो वायु प्रदूषण का एक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 79, वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं, 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। और मुझे शायद ऐसा याद है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करा दिया है, किसी सेट में करा दिया शायद ये क्वेश्चन, कि 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। वायु प्रदूषण सूचकांक में 6 श्रेणियां बनाई गई हैं, और ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं। अच्छा, संतोषजनक, सामान्य रूप से प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। यानी वायु गुणवत्ता कैसी है। बेसिकली आप समझो, मैं उत्तर प्रदेश को लेके चल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की वायु गुणवत्ता कैसी है, आप कहोगे अच्छी है। उत्तर प्रदेश की वायु गुणवत्ता कैसी है, आप कहोगे संतोषजनक है, यानी अच्छी भी नहीं है पर हाँ ठीक ठाक है। आप कहोगे उत्तर प्रदेश की वायु गुणवत्ता कैसी है, सामान्य रूप से प्रदूषित है, यानी अगर सामान्य रूप से देखी जाए तो बोले थोड़ी सी प्रदूषित है। आप ये बोल सकते हो, अगर प्रदूषण आपको लग रहा, आप ये बोल सकते हो कि भाई यहाँ का जो वायु गुणवत्ता है वो बहुत खराब है। आप कह सकते हो बहुत खराब है, खराब भी कह सकते हो, बहुत खराब कह सकते हो, और आप कह सकते हो भाई बहुत ज़्यादा खराब है, यानी गंभीर है। तो ये 6 श्रेणियां बनाई गई हैं वायु गुणवत्ता की। क्या आप इन 6 श्रेणियों में बांट सकते हो कि आपके प्रदेश की, आपके देश की, आपके जनपद की जो वायु गुणवत्ता है वो किस तरीके की है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, स्टेट ऑफ ग्लोब एयर 2020 जारी करने वाली संस्था है। यानी जो स्टेट ऑफ ग्लोब एयर 2020 जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। देखिए, स्टेट ऑफ ग्लोब एयर 2020 जारी करने वाली संस्था हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है। रिपोर्ट में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को विश्व के शीर्ष
10 देशों की सूची में रखा गया है जहां की वायु में पार्टिकुलेट मैटर शीर्ष 10 पीएम की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है। यानी ये माना गया है क्या अपने भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं पर वायु प्रदूषण है लगभग, मैंने बताया था पिछले सेट में आपको, क्या 8वें नंबर पर भारत की जो रैंक है वो है 2023 के अनुसार। 2023 के अनुसार जो रैंक है इसकी 8वीं रैंक है वायु प्रदूषण के मामले में। यानी टॉप 10 में भारत की जो रैंक है वो शुमार है भारत। और नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है इसमें शामिल। और अगर बात की जाए, मैं उत्तर प्रदेश के सेंस में एक बात बताता हूँ आपको। अगर आपसे पूछता उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आप लखनऊ कानपुर की तरफ मत जाना। प्रदूषित ध्वनि प्रदूषण में अगर आपसे पूछ लेता है तो मुरादाबाद शहर आ जाएगा। वायु प्रदूषण में भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो भी मुरादाबाद शहर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर चांस है आपको। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के हमने करवा दिए हैं। हर सेट में 20-20 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब से यही बात कहनी है कि आपको कुछ डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, आपका जो है रिप्लाई कर दिया जाएगा 1 घंटे या 2 घंटे में। जब भी हम जो है आपके जो कमेंट को देखेंगे तभी रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिन्होंने भी कमेंट किया उन्हें पता भी होगा और वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और हम जो है जवाब आपको 1-2 घंटे में उसका क्लियर कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता और भी कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। एग्ज़ाम तक आप इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, देखो यहाँ पर आपको हर तरीके की अपडेट मिलती है कि यूपी पुलिस की अपडेट मिलेगी, दिल्ली पुलिस की अपडेट मिलेगी। अभी तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल पे डेडिकेटेड है तो वो अपडेट मिल रही है। कुछ भी नियुक्ति होनी है तो वो अपडेट मिल जाएगी। और जो आने वाले एग्ज़ाम है सभी को लेकर के हम सतर्क हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके पास तक पहुंचाया जाए, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जो मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पर, दोस्तों बहुत बेस्ट मटेरियल है। आप प्लीज़ इनको देख के चले जाना। सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको एग्ज़ाम से पहले करा दूंगा। और जो क्वेश्चन की जो सीरीज हम 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम 30-30 क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ताकि 11 क्या हमारा प्लान है क्या 5 मई तक आपका जो है कंप्लीट हो जाए। जो भी क्वेश्चन है 5 मई तक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सिर्फ आप रिवीजन करें, जो भी कुछ आपकी चीज़ें लिखी हुई हो, मतलब आपने जो भी चीज़ें नोट डाउन की हो, ये थोड़ी बहुत मदद हो तो वो आप ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लगातार जुड़े रहें, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट रहेगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से भी और यूट्यूब चैनल से भी। धन्यवाद दोस्तों।